अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टेक कोड। अगर तुम भी एक एक्सपर्ट बनना चाहते हो और बिल्कुल बिगनर हो, तुम्हें बैकएंड में कुछ भी नहीं आता और इस तरह का एक एडवांस किस्म का बैकएंड बनाना चाहते हो, इस तरह का ये है, इसमें मल्टीपल लोड फाइल्स हैं, फोल्डर्स के अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं, तो ये काफी एक वास्ट लेवल का बैकएंड है जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड करता है। ठीक है, तो ये इसको फॉलो करना चाहते हो, इस जैसा बैकएंड बनाना सीखना चाहते हो, चाहे कोई भी वेबसाइट है तुम उसका बैकएंड बना लो, तो ये सीरीज तुम्हारे लिए है। मैंने एक प्लेलिस्ट अपलोड कर रहा हूँ, मतलब प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ जिसमें मैंने फ्रंट एंड कंप्लीट कर दिया रिएक्ट तक। ठीक है, इसमें प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं। कल मैंने क्लास नंबर 1 ली थी जिसमें मैंने सर्वर रिलेटेड कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बताया जो बैकएंड में यूज होते हैं। आज ऑफिशियली मैं आपको प्रैक्टिकली बैकएंड लिखना किस तरह से है वो समझाऊंगा। अच्छा जी, सबसे पहले आप इसको बंद कर दें। अच्छा, आपके पास एक अदर लैपटॉप होना लाजमी है, ठीक है, बैकएंड लिखने के लिए, क्योंकि आपको जब तक आप प्रैक्टिस ना करेंगे बैकएंड की, आपको समझ कुछ नहीं आनी। ठीक है, ये लाजमी है कि आप बैकएंड की प्रैक्टिस करें। ठीक है, उसके अलावा आपके पास एक रन टाइम इन्वायरमेंट होना जरूरी है, चाहे वो कोई डिनो जेएस है चाहे वो नोड जेएस। और अगर आपने नहीं किया तो यहाँ से सिंपल से स्टेप्स फॉलो करते हुए आप ये वाला विंडो इंस्टॉलर के जरिए 24 MB का है, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, जब भी आप इंस्टॉल कर लें आपने एक बार टर्मिनल खोलना है। ठीक है, जिसका एक तरीका ये है कि आप इधर से टर्मिनल खोल लें, न्यू टर्मिनल, और एक ये है कि कंट्रोल बैक टिक, जो टैब के ऊपर का बटन होता है उसको दबाएंगे, कंट्रोल और प्लस बैक टिक को, टर्मिनल खुल जाएगा। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल चेक करना है कि नोड हमारा प्रॉपर्ली इंस्टॉल है, तो नोड डैश भी लिखोगे तो आपका ये देखो नोड का वर्जन है 22.18.0। ठीक है जी, और इसी तरह से आप npm का वर्जन भी चेक कर सकते हैं कि npm का वर्जन भी है। अब ये npm क्या है, ये npm बाय डिफॉल्ट ही आपके नोड.js के साथ इंस्टॉल होता है। जितने भी आपके जावास्क्रिप्ट के पैकेजेस आप फ्रंट एंड में भी इंस्टॉल करते हैं, बैक एंड में भी इंस्टॉल करते हैं, अगर तो आपने रिएक्टिव सीरीज को फॉलो किया तो वहां पर आपने देखा होगा हम हर चीज के साथ npm i लिख रहे होते हैं, बिकॉज npm बेसिकली नोड पैकेज मैनेजर है। ये एक प्रॉपरली एक वेबसाइट है। यहाँ पर लिखोगे ना तुम npm, तो ये प्रॉपरली एक वेबसाइट है पूरी जो कि तुम्हारे सामने ओपन मैंने किया। ठीक है, ये npm ये है, तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन है, तुम सर्चिंग वगैरह कर सकते हो रिलेटेड टू तुम्हारा कुछ सब कुछ तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो npm बेसिकली सारा कुछ जितने भी आपके पैकेजेस वगैरह होते हैं ना, सारे पैकेजेस इस npm के जरिए इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट पैकेज मैनेजर है जिसको नोड पैकेज मैनेजर भी कहते हैं। ठीक है, मतलब जावास्क्रिप्ट के जितने पैकेजेस हैं वो सारे यही मैनेज। सेकंड, आपको नोड जेएस की मैंने भी पीछे बताया कि आपको नीड पड़ेगी। ठीक है, आपको एक इसका ही फ्रेमवर्क एक्सप्रेस जेएस की भी नीड पड़ेगी। ये तीनों चीजों की आपको जरूरत होगी, एनपीएम की भी, नोड जेएस की भी एंड एक्सप्रेस जेएस की भी, तीनों चीजों की। क्यों? नोड जेएस को आप मतलब कि यूज करते हैं, बट ये जो सर्वर के रिलेटेड जो हम काम कर रहे होते हैं ना, सर्वर वगैरह साइड पे रेंडरिंग वगैरह, वो हम प्योरली नोड जेएस में नहीं बनाते, वो हम एक्सप्रेस जेएस को यूज करते हुए बनाते हैं। वैसे तो कुछ चीजें हम नोड जेएस की भी यूज करते हैं, जैसे कोई फाइल वगैरह आपने रीड करनी हो या फाइल सिंकिंग करनी हो, बट मतलब सर्वर साइड जितने भी एक्शन होते हैं सारे ये नोड जेएस फ्रेमवर्क है, एक्सप्रेस जेएस इसको यूज करते हैं। अब अगर आप नोड जेएस का अगर सर्वर बनाने का तरीका अगर देखो तो ये कुछ इस तरह से है। अब ये बड़ा डिफिकल्ट टाइप है, क्रिएट सर्वर नोड डॉट एचटीटीपी। अब एचटीटीपी का मैंने पीछे पिछली वीडियो में भी बताया है एचटीटीपी क्या है। अगर तुमने ये बेसिक तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं ना पता, तो पहले मेरी ये जो पिछली क्लास 1 वीडियो है ना बैकएंड के ऊपर, वो देखो, उससे ये सारे कॉन्सेप्ट एचटीटीपी क्या होता है, सर्वर क्या है, ये सारा कुछ वहां पर जाकर तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा है जी कौन सर्वर इज इक्वल टू क्रिएट सर्वर, वही सारा सर्वर वगैरह लिखने का, सर्वर एक बनाने का कोड लिखा बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पर एक्सप्रेस में भी ये सर्वर बनाने का कोड है। अब अगर तुम ये कोड देखो और इस कोड को देखो, ऑब्वियसली ये बड़ा मुश्किल सा कोड है, अजीब सा कोड लिखा गया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बड़ा सिंपल सा कोड है, कोई ऐसे लग रहा है इस तरह कोई इंग्लिश लिखी होती है। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क है, मतलब कि ये इसको ही, इस कोड को ही आसान करने के लिए एक्सप्रेस जेएस का हम यूज करते हैं। अब जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल करोगे सारे नोड पैकेज मैनेजर से होते हैं। अब नोड पैकेज मैनेजर को चलाने के लिए भी ना इसको सबसे पहले इनिशियलाइज्ड करना। अब अभी तक तो आपने इसका नाम क्या किया था, आप जी जब तक रिएक्ट में थे आप npm क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट कर देते थे, तो वो ऑटोमेटिकली ये सारे इनिशियलाइजेशन वाले सारे प्रोसेस को बहुत ही कर देता था। बट जब आप बैकएंड में होते हैं ना, आपको हर चीज खुद अपने अकॉर्डिंगली मैनुअली बनानी पड़ती है। ठीक है, वैसे तो हम मोस्टली कुछ फाइल्स ऑलरेडी बना कर रख लेते हैं अपने पास, बट अभी हम स्टार्टअप पे हैं, सब कुछ हम पहले क्रिएट करेंगे। देखिए, हमने कहा जी npm init। ये npm init क्या है? ये npm init का मतलब है npm की इनिशियलाइजेशन, नोड पैकेज मैनेजर की इनिशियलाइजेशन।
अब इससे क्या होगा, बेसिकली हमारा बैकएंड लिखना स्टार्टअप होगा यहाँ से। अब मैंने कहा जी प्रेस एंटर। अब ये देखो इसने पूछा जी पैकेज का नेम क्या देना है, क्लास 1। मैंने कहा ठीक है एंटर। वर्जन क्या देना है, वो वर्जन को छोड़ दो। डिस्क्रिप्शन क्या देनी है, दिस इज आउट फर्स्ट बैकएंड क्लास, ठीक है। हमने कहा ठीक है। एंड पॉइंट क्या देना है, अभी इसको index.js ही रहने दो। टेस्ट कमांड क्या देनी है, अभी इसको भी एंटर ही कर दो। गिट रिपोजिटरी को भी छोड़ दो, कीवर्ड्स को भी छोड़ दो। ऑथर अपना नाम आप लिख सकते हैं, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। लाइसेंस ISC, ठीक है। टाइप कॉमन जेएस, ठीक है, अभी कॉमन जेएस ही रहने दो। एंटर कर। अब मैंने कहा जी CLS। अब अगर तुम यहाँ पे फोकस करो तो एक पैकेज डॉट जेसन के नाम से फाइल बन के आ गई है। अगर तुमने रिएक्ट के वो स्ट्रक्चर को समझा होगा ना, तो वहां पर भी एक पैकेज डॉट जेसन के नाम से पैकेज डॉट जेसन बेसिकली क्या करती है, जितने भी आपके बैक एंड रिलेटेड जितना भी ट्रैक रिकॉर्ड है ना, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जी यहाँ पर हमने क्या लिए नेम क्लास 1, तो क्लास 1 आ गया, हमने डिस्क्रिप्शन दी है, सारा कुछ ऐसा जो कुछ आप इंस्टॉल करेंगे या जो कुछ भी करेंगे ना, सारा उसका जो एक ट्रैक रिकॉर्ड होगा ना, ये पैकेज डॉट जेसन के अंदर आएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने कहा कि अब हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है। अब अभी तक आप पैकेजेस इंस्टॉल कर ही रहे थे, तो एक्सप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको Node.js की जरूरत पड़ेगी चलाने के लिए। Node.js आपका इंस्टॉल होगा तो देन ही आप ये इंस्टॉल कर पाएंगे। अब ये लिखा हुआ है npm install express, ठीक है। तो इसको कॉपी कर यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर, npm i या npm install express, एंटर करो। क्योंकि अब एक्सप्रेस की हमें जरूरत है, हमने बेसिकली सर्वर के साथ एक्शन परफॉर्म करने, सर्वर के साथ काम करना है, ठीक है। अब ये बेसिकली सारे पैकेजेस वगैरह इस नोड मॉड्यूल वाले फोल्डर में आ जाएंगे, ठीक है। ये देखो सारे पैकेजेस हैं, बहुत सारे पैकेजेस जो कि एक्सप्रेस को चलाने के लिए या एक्सप्रेस सर्वर रिलेटेड एक्शंस को हैंडल करने के लिए सारे पैकेजेस में इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो हमारे सारे पैकेजेस 68 पैकेजेस जो है हमारे इंस्टॉल हो चुके। अब मैं फिलहाल अभी इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा अब इधर चलते हैं और हमने क्या किया, यहाँ पर एक फाइल बनानी पड़ेगी। फाइल कौन सी, यहाँ पर देखो मेन फाइल के आगे नाम क्या लिखा गया, index.js। अब जरूरी नहीं index.js ही होगी, आप server.js कर लें, आप main.js कर लें, आप जो भी अपना नाम फॉर एग्जाम्पल फाइल बना लें। लेकिन ये जो मेन के आगे जो जिस नाम से फाइल होगी ना, वो बेसिकली आपकी रूट फाइल होगी। इसमें सारा आपका कोड एट द एंड इसी के साथ अटैच होगा, तो देन ही आपका बैकएंड चलेगा, अदरवाइज बैकएंड नहीं चलेगा। बिकॉज आपका npm ही एक ऐसी चीज है जो कि आपके बैकएंड को बेसिकली रन करती है, मतलब बेसिकली सारे बैकएंड में ट्रैक रिकॉर्ड रखती है। अब जो फाइल यहाँ पर मेन में अटैच है ना, तो वही फाइल आपको यहाँ पर सेम नेम के साथ यहाँ पर बनानी पड़ेगी। हमने कहा जी index.js के नाम से भी फाइल है, तो index.js के नाम से तुमने एक फाइल बना ली, ठीक है। अब अभी तक तुमने अगर कोड को देखा हो तो यहाँ पर एक कोड लिखा, पोस्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर्ड। ये क्या है जी, जिस तरह आपने अगर अभी पीछे रिएक्ट वगैरह पढ़ी हो तो वहां पर आप पढ़ते थे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है, ऐसे ही था ना। अब ये जो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट था ना, उसी तरह से हमें एक्सप्रेस को इंपोर्ट करने के लिए हमें ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। अब एक चीज सोचिएगा, अब जिस तरह से हम इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट लिखते थे ना, बिल्कुल उस तरह से हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। बट अभी हमारा ये जो वर्जन चल रहा है ना, जो हम सेंटेक्स लिख रहे हैं वो है कॉमन जेएस सेंटेक्स, ठीक है। इसका एक और वर्जन है, इसका एक और टाइप है जिसको कहते हैं मॉड्यूल्ड जेएस। वो अभी थोड़ा सा फर्क है, उसको मॉड्यूल सेंटेक्स कहते हैं। वो भी छोड़ दो अभी के लिए। सिर्फ तुम क्या करो, ये कोड जो है तुम्हारे पास है, ये बॉयलर प्लेट कोड है, जिस तरह से HTML का कोड होता था या रिएक्ट का कोड होता था। तो ये एक सर्वर बनाने का एक बॉयलर प्लेट कोड है, ये भी तुम कॉपी पेस्ट कर लो, तुम्हारे लिए वेबसाइट पे बेसिकली दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले समझो, मैंने जैसे कभी बताया कि पोस्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, मतलब कि एक्सप्रेस को रिक्वायर करना है। कहाँ से रिक्वायर करना है भैया, यहाँ पर तुमने इंस्टॉल नहीं किया एक्सप्रेस, तो वहां से रिक्वायर कर रहे हो। तुमने कहा पोस्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस को तुमने यहाँ पर चला दिया, ठीक है, और तुमने इसको चला के किसके अंदर, किस कॉन्स्टेंट के अंदर स्टोर करवाया, ऐप के अंदर। ऐप के अंदर जब आपने स्टोर करवाया, इसका मतलब है कि एक्सप्रेस की सारी पावर्स जो थी, जो कि एक्सप्रेस के अंदर मौजूद हैं, वो अब इस ऐप कॉन्स्टेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई है। मतलब कि जिसकी वैल्यू वगैरह चेंज नहीं होती, या जो री डिक्लेयर नहीं होता, या जो री साइन नहीं हो सकता। तो ये तो सारे जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वीडियो में पूरी जावास्क्रिप्ट समझा दी थी, तो वो देख सकते हो, तुम्हें जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता। हमने कहा कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू 3000। इसका मतलब ये है कि जो हमारी लोकल पोर्ट होती है ना, मतलब देखें हमारे ना, जब हम डेवलपमेंट वगैरह परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर हमें कुछ लोकल पोर्ट्स की जरूरत है। अब लोकल पोर्ट्स बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट पोर्ट्स होती हैं, जो कि हमें डेवलपमेंट के दौरान अपनी ऐप को चला के चेक करने के लिए हमारी हेल्प करती है। मतलब कि हम उसमें चेक कर सकते हैं
अपने सिस्टम को चला के जी हमारा सिस्टम कैसा चल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ये बेसिकली फ्री होती है, ठीक है, लोकल, जिनको लोकल पोर्ट्स भी कहा जाता है, ठीक है। जिस तरह से आप होस्टिंग डोमेन ही खरीदते, वहां पर तो स्पेसिफिकली ऐसी होस्टिंग खरीदते हैं ना, ऐसी डोमेन ऐसे आईपी खरीदते हैं जो कि पेड होते हैं बेसिकली। बट यहाँ पे ये जो होस्ट होते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लोकल होस्ट, ये डेवलपमेंट के दौरान हम इनको यूज। अब एक चीज देखिए, ऐप डॉट गेट, बल्कि इसको भी छोड़ दो, अभी इसको भी तुम छोड़ दो, ठीक है, अब इसको भी छोड़ दो, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर फोकस, यहाँ पर लिखो ऐप डॉट लिसन। अभी मैंने बताया कि पोर्ट कौन से भी चल रही है 3000 पे। हमने क्या किया जी, ऐप डॉट लिसन पोर्ट। ये पोर्ट कहाँ से है, यहाँ से है। बेसिकली हमने पोर्ट 3000, हमने कहा कि ऐप जो हमारी जो चलेगी या जो लिसन होगी, जो सारे काम होंगे वो पोर्ट पे, किस पोर्ट पे होगा, 3000 के ऊपर होगा, ठीक है। तब हमने क्या, कोमा लिखा, एरो फंक्शन लिखा, और इसके अंदर क्या किया, एक स्ट्रिंग लगाई। अब मैंने तुम्हें बताया था कि अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर, अगर प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर तुमने स्ट्रिंग के अंदर कोई ऐसा वेरिएबल या डायनामिक एक्सपेक्ट को ऐड करना है ना, तो तुमने डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा। डॉलर के साइन के साथ कर्ली ब्रेसिस, और साथ में ये बैकटिक का साइन, ये वाला, ये दोनों चीजें तुम्हें लगानी पड़ेंगी। क्योंकि इससे क्या होता है, बेसिकली स्ट्रिंग के साथ तुम किसी भी स्पेसिफिकली डायनामिकली किसी भी जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को इम्बेड कर सकते हो अंदर, ठीक है। इस तरह से तुम कर सकते हो, जिस तरह हम रिएक्ट के अंदर एम्बेड कर रहे थे जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन को, तो क्या कर रहे थे, सिर्फ खाली कर्ली ब्रेसेस लगा रहे थे। बट ये रिएक्ट नहीं है, ये प्योर जावास्क्रिप्ट है। प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको किसी चीज को इम्बेड करने के लिए ना, साथ में डॉलर साइन भी लगाना पड़ता है, और साथ में बैकटिक्स भी लगाने पड़ते हैं। हमने क्या इम्बेड किया, पोर्ट इम्बेड किया है। अब अगर आप कंसोल डॉट लॉग पे जो आपको स्टेटमेंट प्रिंट हुई नजर आएगी ना, उस पर लिखा होगा जी एग्जाम्पल ऐप लिसनिंग, एग्जाम्पल को मिटा दो, 3000, 4000, 5000, ये सारे जो हैं ये लोकल पोर्ट्स हैं, ये लोकल पोर्ट्स हैं जिन पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट डेवलपमेंट के दौरान आप इनको यूज कर सकते, ठीक है। तो अब आते हैं इस कोड के ऊपर। अब बेसिकली ना, ऐप के अंदर सारी पावर्स तो आपने स्टोर करवा ली हैं। अब ऑब्वियसली जितने भी राउट्स होंगे, अब आपको मैंने कल एक चीज बताई थी, बेसिकली राउट्स क्या थे। अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी, मैंने बताया था कि राउट्स बेसिकली हमारे एंड पॉइंट्स हैं। एंड पॉइंट्स क्या, बेसिकली सर्वर को हम समझा रहे होते हैं कि यूजर अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज की रिक्वेस्ट करता है ना, तो आपने उसको रिस्पॉन्स में क्या देना है। अब ये बेसिकली राउटिंग हुई है। अगर तुमने रिएक्ट वगैरह पढ़ी हो ना, तो वहां पर मैंने जब राउटिंग की थी ना, या जो प्रोजेक्ट्स बनाए जिसमें मैंने राउटिंग की थी, तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जो स्लैश पे जो राउट होता है ना, वो बेसिकली हमारा होम राउट होता है, मेन राउट होता है, जो कि हमारा बेसिकली जब भी हम पेज खोलते हैं ना, जो सबसे पहला पेज जो शो होता है ना, जो सबसे पहला राउट शो होता है, वो ये स्लैश राउट ही होता है, मतलब कि जो मेन राउट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा जी जो हमारा होम पेज होगा, इसका मतलब है ये कि हमारा जो होम पेज होगा ऐप डॉट गेट, मतलब कि हमें एक चीज प्रिंट करवा दो या एक चीज हमने रीड करनी है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अब मैंने कल तुम्हें बताया था कि रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कौन देता है, मेन कंपोनेंट कौन सा है हमारा बैकएंड का, वो है सर्वर, जो कि हमारे रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देता है। अब ये जो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स जो कौन दे रहा था, सर्वर दे रहा था। तो सर्वर ने क्या किया जी, हमें रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। और रिस्पॉन्स में हमें क्या मिलेगा, ये बेसिकली आर ई क्यू का मतलब है रिक्वेस्ट, और आर ई एस का मतलब है रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स में हमने कहा जी सेंड कर दो। सेंड क्या किया, एक स्ट्रिंग सेंड की, हमने कहा जी हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब अगर इस तुम सर्वर को चलाओ, क्या तो अच्छा ये अब सर्वर बन चुका है जी, ये अब आपकी मशीन एक सर्वर मशीन बन गया, क्योंकि अब आपका एक लोकल सर्वर है जिसमें आप चला रहे हैं। अब ये सर्वर सर्व करेगा जी, बिल्कुल सर्व। जब आप इसको चलाएंगे तो ये सर्व करेगा, किस तरह सर्व करेगा, देखो नोड इंडेक्स्ड डॉट जेएस, ठीक है। अब ये देखो जी लिखा आ गया ऐप इज लिसनिंग ऑन द पोर्ट 3000। तो क्या ये ऐप चल रही है, बिल्कुल चल रही है सर। इधर आए, इधर ओपन करो, इधर तुम लिखो लोकल होस्ट कोलन 3000, इस तरह से। तो ये देखो भाई, रीसेट करते हैं, ये देखो ये है तुम्हारा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। एक हेलो वर्ल्ड कहाँ से आया, ये हेलो वर्ल्ड बेसिकली यहाँ से ही है, क्योंकि तुमने कहा हमारे मेन रोड पे जब भी हम लोकल होस्ट 3000 पोर्ट खोलेंगे, तो हमें ये हेलो वर्ल्ड शो होना चाहिए। मैंने तुम बताया था कि स्लैश डॉट बेसिकली हमारा मेन रूट ही होता है। मतलब अगर तुम यहाँ पर स्लैश लिख दोगे ना, तब भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये है ही मेन रूट है हमारा, ये रूट जिसका नाम हमारा मेन रूट है। अब अब एक चीज फोकस करना, अब जब भी हम सर्वर में किसी सर्वर के मतलब या कोड के अंदर भी चेंजेस परफॉर्म करते हैं ना, हमें सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता है चेंजेस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। मतलब के बात को समझना, हमने क्या किया यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल कहा जी हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड को हमने चेंज करके जी हेलो टेक और कोड व्यूअर्स, ठीक है। मैंने कहा जी हेलो टेक और कोड
व्यूअर्स, ठीक है। ये बेसिकली मैंने ये बात हमने कहा ठीक है, बट अब क्या ये हमें शो होगा? नहीं सर, शो नहीं होगा। क्यों? क्या वजह है? मैंने अभी एक बात पीछे बताई है, कोड में कोई चीज चेंज की है ना, तो सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता है। अब रीस्टार्ट कैसे होगा? ऑब्वियसली पहले इसको बंद करना पड़ेगा। बंद करने के लिए आप कंट्रोल सी करेंगे, इससे क्या होगा, इसके जो एक्शन है वो एग्जिट हो जाएंगे। दोबारा से आपने जो कमांड लिखी है, इसको जब आप अपर एरो की दबाते हैं, मतलब कि अप एरो की, तो उससे क्या होता है, जो आपने पहले ऑलरेडी कमांड लिखी होती है ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। आपने जो सी कमांड लिखनी है आप वो लिख। अब मैंने कहा जी ऐप और लिस्टिंग ऑन द पोर्ट 3000, क्या अब शो होगा? जी बिल्कुल शो होगा। ये देखिए रिफ्रेश किया, अभी देखो हेलो टेक कोड व्यूअर्स। अब क्या हम हर बार इस तरह से करेंगे कि जी जब भी चेंज करेंगे तो जी कोड को दोबारा, मतलब सर्वर को दोबारा दोबारा रन करेंगे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा। अब हमें इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए किस चीज की जरूरत है? अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ना, एक हमारे पास पैकेज आता है, उसको कहते हैं नोड मोन। जब आप एनपीएम को चला लेंगे ना, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं नोड मोन। जितने भी आपके पैकेजेस होंगे ना, आप सारे एनपीएम के जरिए इंस्टॉल करें। देखिए लिखा है सिंपल मॉनिटर स्क्रिप्ट फॉर यूजिंग डेवलपमेंट ऑफ नोड जेएस। अब ये देखो, अब इसका क्या काम है? नोड मोन इज अ टूल that helps develop Node.js based application by automatically restarting the Node.js application when file changing in the directory are detected। मतलब कि ऑटोमेटिकली सर्वर को रीस्टार्ट करता रहेगा, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको इंस्टॉल कैसे करना है? यहाँ से कॉपी करो इस कमांड को। एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह से इंस्टॉल करें, एक तरीका ये है कि आप इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर लें। ग्लोबली इंस्टॉल करने का मतलब ये होता है कि आपके जिस तरह आप दूसरी ऐप्स को इंस्टॉल करें, जैसे आपने VS कोड को इंस्टॉल किया है, Node.js को इंस्टॉल किया है, उसी तरह से सिर्फ आप एक बार ही अगर किसी चीज को ग्लोबली इंस्टॉल कर लेते हैं ना, वो आपके सिस्टम में स्टोर हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं दोबारा इस नोड मोन को कहीं भी जगह पर अपने सिस्टम में यूज करना चाहूंगा बगैर इंस्टॉल किए, तो कर सकता हूँ। मतलब कि अगर आप क्लास नंबर 2 लिख रहे हैं ना, तो दोबारा दोबारा अब आपको नोड मोन इंस्टॉल करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये एक बार इंस्टॉल कर लिया, फिर आप जितने भी क्लासेस बना रहे हैं, कोई फाइल फोल्डर में जाकर नोड मोन को यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको दोबारा दोबारा उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा जी एंटर। अब ये देखो 5 सेकंड में हमारा इंस्टॉल हो गया, 1 पैकेज हमारा ऐड हुआ, ठीक है। चेंज 29 पैकेज इन 5 सेकंड, ठीक है। हमने कहा जी CLS। अब क्या करोगे? अब थोड़ा सा फर्क है। अब जब नोड लिख रहे थे ना, अब उस नोड कमांड को, मतलब कि इस फाइल को नोड के जरिए नहीं चलाओगे, नोड मोन के जरिए चलाओ। वैसे तो बाय डिफॉल्ट नोड मोन भी नोड स्क्रिप्ट को ही रन कर रहा होता है, बट हम इधर नोड मोन का यूज करेंगे। हम कहेंगे नोड मोन index.js। अब ये कुछ इस तरीके से चलाएगा। देखो इसने भी स्क्रिप्ट जो रन किया, वो स्क्रिप्ट नोड index.js ही रन की है, बट इसको रन करने का फायदा ये है कि ये रिस्टार्ट करेगा जब भी हमारे कोई चेंजेस परफॉर्म होंगे। जैसे मैंने कहा जी हेलो टेक और कोड व्यूअर्स, ठीक है। मैंने कहा जी हेलो और टेक और कोड व्यूअर्स, ठीक है। अब ये देखो, अब आपने जब ही चेंजेस किया तो इसने कहा जी नोड मोड रीस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस, मतलब कि सर्वर को ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट किया है। और अगर तुम अब देखो तो क्या फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल, हेलो ऑल द टेक फॉर कोड व्यूअर्स, बिकॉज आपने इसको चेंज कर दिया। अब देखो हमारा ये सी छोटा, ठीक है, मैं कहता हूँ जी सी को बड़ा, ठीक है। अब क्या ये चेंजेस परफॉर्म होंगी? जी बिल्कुल, ये देखिए नीचे से ना ऑटोमेटिकली सर्वर रीस्टार्ट होता जा रहा है। मतलब कि हमें ओडी ऑटोमेटिक चलाने की जरूरत नहीं है। अब जब भी आप कोई चेंज परफॉर्म करेंगे ना अपने कोड के अंदर, तो वो चेंज ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होने के बाद सर्वर आपके ब्राउजर पे भी चेंज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये फायदा है नोड मोन का, इससे ज्यादा इसका ऐसा कोई काम नहीं है, ठीक है। अब आपने कहा फॉर एग्जांपल क्या हम सिर्फ इसी रोड पे बैठे रहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरह से हम रिएक्ट जेएस के अंदर राउटिंग कर पा रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी आप राउटिंग कर सकते हैं। ऐसा मतलब कि आपने कहा जैसे हम रिएक्ट जेएस में जाते थे, वहां पर क्रिएट ब्राउजर राउटर के जरिए राउट बनाते थे और पाथ देते थे। ये बेसिकली आपका पाथ ही है। अब आपने कहा जी स्लैश अबाउट पे क्या करो, हमें एक कह दो जी, यहाँ पर एक नई स्टेटमेंट लिख दो, हेलो अबाउट पेज, ठीक है। आपने कहा कि नई स्टेटमेंट हमने लिख दी हेलो अबाउट पेज, ठीक है। अब हम स्लैश अबाउट रोड पे जाएंगे तो हमें हेलो अबाउट पेज देखने को मिलेगा। मैंने कहा स्लैश अबाउट, ठीक है। अब अगर तुम इसको एंटर करोगे तो ये देखो जी हेलो अबाउट पेज, बिकॉज हमने कहा था कि भैया स्लैश अबाउट पेज पे तुमने एक कह देना है, स्ट्रिंग पास कर देनी है रिस्पॉन्स के अंदर हेलो अबाउट पेज। अब ये जो सारा कोड लिखा है,
अभी तक जो आपने कोड लिखा है, इसमें सबसे जो मेन लाइन जो सबसे ज्यादा ऑकवर्ड फील होती है ना, वो ये है, पोस्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, व्हाट इज दिस। ये बड़ा अजीब सा लगता है, ठीक है। इस अजीब से मसले को हल करने के लिए ना हम चाहते हैं कि रिएक्ट की तरह की ही हमें बैक एंड लगे, ठीक है। क्योंकि मोस्टली आप लोगों ने सुना ही होगा कि जी जावास्क्रिप्ट जिस तरह से फ्रंट एंड पे काफी मिलती जुलती है, जिस तरह से बैक एंड में होता है कि बैक एंड फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट आपस में काफी हद तक मिलते जुलते हैं। अगर आपने रिएक्ट को फ्रंट एंड में पढ़ा ना, तो काफी हद तक आप बैक एंड से भी फैमिलियर हो जाएंगे, बिकॉज रिएक्ट में भी इम्पोर्ट जो चीजें हो रही होती है जिस तरह से, उसी तरह से यहाँ पर भी इम्पोर्ट हो रही होती है, ठीक है। काफी हद तक उससे मिलता जुलता काम है, ठीक है। उधर भी एरो फंक्शन बनते थे, इधर भी एरो फंक्शन बना रहे हैं, तो सारी चीजें वही होती हैं। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो यार ये जो पोस्ट एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस वाला मसला है ना, इसको रिजोल्व करना है। इसको रिजोल्व करने का तरीका कार ये जो यहाँ पर ये जो लिखा गया ना टाइप कॉमन जेएस, यहाँ पर आपने इसको टाइप को कॉमन की बजाय मॉड्यूल में चेंज कर देना है। पहले तो ये टाइप हमें खुद लिखनी पड़ती थी, ठीक है। बट उसके बाद जब हम इसको चेंज कर देते हैं, जब हम पहले तो खुद लिखते थे, बट अब जब ये नोड एनपीएम का नया वर्जन आया ना, उसके बाद अब ये टाइप खुद बहुत ही मांग लेता है, ठीक है। अब अगर क्योंकि अब हमने मेन फाइल में चेंज किया, तो मेन फाइल में चेंज करने के बाद ऐप जो है वो क्रैश हो जाती है। उसकी वजह ये है कि अब देखिए कि यहाँ पर जो आपने पोस्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एक्सप्रेस की है, दिस इज अ कॉमन जेएस सिंटैक्स। बट अब हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं इसको मॉड्यूल जेएस सिंटैक्स में। अब हम इंपोर्ट वाला काम करना चाह रहे हैं, तो अब इसको इंपोर्ट में चेंज करो ना। हमने कहा इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। अब देखो अगर तुम्हारा ये सर्वर चल पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अब तुमने बेसिकली इसको मॉड्यूल्ड फॉर्म में चेंज कर। अगर तुम वहां पर एक रिएक्ट की जब एक्सटेंशन इंस्टॉल करते थे, वहां पर लिखा होता था ES7 रिएक्ट रिडक्स लिपिड्स। मतलब कि ES7 का मतलब है, ये जो ES6 है, ये ES7 है ना, ये बेसिकली सारे मॉड्यूल सिंटैक्स पे बेस्ड होती है, ठीक है। जो रिएक्ट भी है ना, बेसिकली वो भी मॉड्यूल्ड फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है। इसी तरह से हम कोशिश करते हैं कि अगर हमें लेटेस्ट लेवल में बैकएंड लिखना है, तो हम मॉड्यूल्ड फॉर्म में लिखें, ताकि हमारी ना काफी हद तक फैमिलियर टाइप ना, फैमिली मतलब कि फैमिलियर रहे हम रिएक्ट के साथ भी और बैक एंड के साथ भी। अब तुम्हें समझ आ रही है कि अच्छा जिस तरह हम इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट करते थे या इंपोर्ट कोई और चीज करते थे, उस तरह से हम इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें तो मैं तुम्हें समझा ही चुका हूँ, ठीक है। अब क्या यहाँ पर भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा जिस तरह से वहां पर होता था? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। यहाँ पर भी फाइल्स फोल्डर बनेंगे, ये सारे काम आप यहाँ पर भी करेंगे जो कि आप रिएक्ट के अंदर परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो अभी नहीं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही है। वैसे आप चाहें तो और भी कुछ इधर रोड बना सकते हैं। तो अगर एक और रोड बनाना चाहो तो मैं कहता हूँ आपकी आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए बेसिकली, कि हमने कहा जी एक प्रोजेक्ट का रोड बना देते हैं। प्रोजेक्ट हमने कहा स्लैश प्रोजेक्ट पेज पे तुमने क्या देना है जी, हेलो प्रोजेक्ट पेज, ठीक है। तो अब अगर तुम जाकर देखो यहाँ पर सर्च करोगे स्लैश प्रोजेक्ट, अब तुम्हारा आ जाएगा हेलो प्रोजेक्ट्स पेज, बिकॉज तुमने प्रोजेक्ट्स को रिक्वेस्ट की है सर्वर से। अब जब भी तुम यूआरएल में रिक्वेस्ट करते हो ना सर्वर से, तो रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है और रिस्पॉन्स वहां से आता है। अब ये रिक्वेस्ट कैसे जाती है, रिस्पॉन्स कैसे आता है, ये कल मैं सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। वीडियो जाकर देख लीजिएगा, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये बेसिक लेवल पे आपको बैक एंड लिखने का समझ आई होगी। तो उम्मीद है जी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और हमारी कंप्लीट बैकएंड में सीरीज आने वाली है, और बैकएंड तो मैंने तुम्हें दिखाया है कितना बड़ा है जो कि हम इस सीरीज में बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बेसिक से स्टार्टअप होगी, तो एट द एंड एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल एंड कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग। थैंक यू।